स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। इन तीनों साथियों को, हमारे युवा साथियों को विजेता होने के लिए मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी और देश भर के मेरे युवा साथी, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का ये दिन हम सभी को नई प्रेरणा देता है। आज का दिन विशेष इसलिए भी हो गया है कि इस बार युवा संसद देश की संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है। ये सेंट्रल हॉल हमारे संविधान के निर्माण का गवाह है। देश के अनेक महान व्यक्तियों ने यहां आजाद भारत के लिए फैसले लिए, भारत के भविष्य के लिए चिंतन किया। भविष्य के भारत को लेकर उनका सपना, उनका समर्पण, उनका साहस, उनका सामर्थ्य, उनके प्रयास, इसका एहसास आज भी सेंट्रल हॉल में होता है। और साथियों, आप जहां बैठे हैं उसी सीट पर जब संविधान की निर्माण प्रक्रिया चली थी, इस देश के किसी न किसी गणमान्य महापुरुष वहां बैठे होंगे। आप आज उस सीट पर बैठे हैं। मन में कल्पना कीजिए कि जिस जगह पे देश के वो महापुरुष बैठे थे, आज वहां आप बैठे हैं। देश को आपसे कितनी अपेक्षाएं हैं। मुझे विश्वास है ये अनुभव इस समय सेंट्रल हॉल में बैठे सभी युवा साथियों को भी हो रहा होगा। आप सभी ने जो यहां संवाद किया, मंथन किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान स्पर्धा में जो विजेता हुए हैं उनको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और यहां जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे विचार आया और इसलिए मैंने मनोमन तय किया है कि आपके जो भाषण है उसको मैं आज मेरे ट्विटर हैंडल पर से ट्वीट करूंगा। और आप तीन का ही करूंगा ऐसा नहीं, अगर रिकॉर्डेड मटेरियल अवेलेबल होगा तो मैं जो कल फाइनल पैनल में थे उनके लिए भी उनके भाषण को ट्वीट करूंगा, ताकि देश को पता चले कि ये संसद के परिषद में, इस परिसर में हमारा भावी भारत कैसे आकार ले रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात होगी कि मैं आज आपके भाषण को ट्वीट करूंगा। साथियों, स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो
जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो, स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया, उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया, राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस समय क्रांति के मार्ग से भी और शांति के मार्ग से भी, दोनों ही तरह से जो आजादी के लिए जंग चल रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थे। उनकी गिरफ्तारी के समय, फांसी के समय स्वामी विवेकानंद से जुड़ा साहित्य जरूर पुलिस के हाथ आता था। तब इसका बाकायदा अध्ययन करवाया गया था कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में ऐसा क्या है जो लोगों को देशभक्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता है, हर नवयुवान के मस्तिष्क को इतना प्रभावित करता है। समय गुजरता गया, देश आजाद हो गया, लेकिन हम आज भी देखते हैं स्वामी जी हमारे बीच ही होते हैं, प्रतिपल हमें प्रेरणा देते हैं। उनका प्रभाव हमारी चिंतन धारा में कहीं न कहीं नजर आता है। आध्यात्म को लेकर उन्होंने जो कहा, राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति को लेकर उन्होंने जो कहा, जन सेवा से जग सेवा को लेकर उनके विचार आज हमारे मन मंदिर में उतनी ही तीव्रता से प्रभावित होते हैं। मुझे विश्वास है आप युवा साथी भी इस बात को जरूर महसूस करते होंगे। कहीं पर भी विवेकानंद जी की तस्वीर देखते होंगे, कल्पना तक आपको नहीं होगी, मनोमन आपके मन में एक श्रद्धा का भाव जग, सर आपको उनको नमन करता होगा, ये अवश्य होता होगा। साथियों, स्वामी विवेकानंद ने एक और अनमोल उपहार दिया है। ये उपहार है व्यक्तियों के निर्माण का, संस्थाओं के निर्माण का। और ज्यादातर ऐसे विषयों की चर्चा भी थोड़ी कम ही होती है, लेकिन हम अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसी संस्थाओं को भी आगे बढ़ाया जो आज भी व्यक्ति के निर्माण का काम बखूबी कर रही है। उनके संस्कार, उनका सेवा भाव, उनका समर्पण भाव लगातार जगह शिक्षा, बेहतर एंटरप्राइज अपॉर्चुनिटीज, टैलेंट को पहचानने वाली, सम्मान देने की वाली व्यवस्था उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती थी। अब देश में ही ऐसी व्यवस्था हमारे युवा साथियों को मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं, हम प्रयासरत भी हैं। हमारा युवा खुलकर अपनी प्रतिभा, अपने सपनों के अनुसार खुद को विकसित कर सके, इसके लिए आज एक एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है, इकोसिस्टम तैयार की जा रही है। शिक्षा व्यवस्था हो,
समाज व्यवस्था हो, कानूनी बारीकियां हो, हर चीज में इन बातों को केंद्र में रखा जा रहा है। स्वामी जी का बहुत जोर उस बात पर भी था जिसको हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। स्वामी जी हमेशा कहते थे और वो इस बात पर बल देते थे, वे शारीरिक ताकत पर भी बल देते थे, मानसिक ताकत पर भी बल देते थे। वो कहते थे मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। उनकी प्रेरणा, उन्हीं की प्रेरणा से आज भारत के युवाओं की शारीरिक मानसिक फिटनेस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट हो, योग के प्रति जागरूकता हो, या फिर स्पोर्ट्स से जुड़े आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, ये युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं। साथियों, आजकल आप लोग कुछ टर्म्स बार बार सुनते होंगे, आपके कान पे आता रहता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट या तो फिर टीम मैनेजमेंट। इनकी बारीकियों को भी आप स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करने के बाद और आसानी से समझ पाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का उनका मंत्र था बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर भरोसा करो, अपने आप पर विश्वास करो। लीडरशिप का उनका मंत्र था बिलीव इन ऑल। वे कहते थे पुराने धर्मों के मुताबिक नास्तिक वो है जो ईश्वर में भरोसा नहीं करता, लेकिन नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो खुद में भरोसा नहीं करता। और जब नेतृत्व की बात आती थी तो वो खुद से भी पहले अपनी टीम पर भरोसा जताते थे। मैंने कहीं पढ़ा था, वो किस्सा मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। एक बार स्वामी जी अपने साथी स्वामी शारदानंद जी के साथ लंदन में एक पब्लिक लेक्चर के लिए गए थे। सब तैयारी हो चुकी थी, सुनने वाले इकट्ठे हो गए थे और स्वाभाविक है हर कोई स्वामी विवेकानंद जी को सुनने के लिए आकर्षित होकर के आया था। लेकिन जैसे ही बोलने का नंबर आया तो स्वामी जी ने कहा कि आज भाषण मैं नहीं बल्कि मेरे सहयोगी शारदानंद जी देंगे। शारदानंद जी ने भी सोचा नहीं था कि अचानक उनके जिम्मे काम आ जाएगा। वो इसके लिए तैयार भी नहीं थे। लेकिन जब शारदानंद जी ने भाषण देना शुरू किया तो हर कोई चकित हो गया, उनसे प्रभावित हो गया। और ये होती है लीडरशिप और अपनी टीम के लोगों पर भरोसा करने की ताकत। आज हम जितना स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान स्वामी शारदानंद जी का ही है। साथियों, ये स्वामी जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव हैं जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। वो युवाओं पर, युवा शक्ति पर इतना विश्वास करते थे। अब आपको उनके इस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना है। भारत को अब नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम, देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम आप सब युवा को ही करना है। अब आप में से कुछ युवा सोच सकते हैं कि अभी तो हमारी इतनी उम्र ही नहीं हुई है,
अभी तो हंसने खेलने जिंदगी में मौज करने की उम्र है। साथियों, जब लक्ष्य स्पष्ट हो, इच्छा शक्ति हो, तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती है, उम्र इतनी मायने नहीं रखती है। आप हमेशा याद रखिएगा कि गुलामी के समय में आजादी के आंदोलन की कमान युवा पीढ़ी ने ही संभाली थी। जानते हैं, शहीद खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़े तो उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 18-19 साल। भगत सिंह को फांसी लगी तो उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 24 साल। भगवान बिरसा मुंडा जब शहीद हुए तो उनकी आयु कितनी थी? बमुश्किल 25 साल। उस पीढ़ी ने ये ठान लिया था कि देश की आजादी के लिए ही जीना है, देश की आजादी के लिए मरना है। लॉयर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर्स, बैंकर्स, अलग अलग प्रोफेशन से यंग जनरेशन के लोग निकले और सबने मिलकर के हमें आजादी दिलाई। साथियों, हम उस कालखंड में पैदा हुए हैं, क्योंकि मैं भी आजाद हिंदुस्तान में जन्मा हूं। मैंने गुलामी देखी नहीं है, और मेरे सामने आप जो बैठे हैं, आप भी सब आजादी में पैदा हुए हैं। हमें देश की स्वतंत्रता के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें आजाद भारत को आगे बढ़ाने के लिए मौका जरूर मिला है। ये मौका हमें गंवाना नहीं है। साथियों, आजादी के 75 साल लेकर आजादी से 100 साल होने तक, ये आने वाले 25-26 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, ये 25-26 साल की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आप भी सोचिए, आप आज जिस उम्र में हैं, अब से जो समय शुरू हो रहा है अपना, वो आपके जीवन का स्वर्णिम काल है, उत्तम काल है। और वही कालखंड भारत को भी आजादी के 100 साल की तरफ ले जा रहा है। मतलब आपके विकास की ऊंचाइयां, आजादी के 100 साल की सिद्धियां, दोनों कदम से कदम मिलाकर के चल रही है। मतलब आपकी जिंदगी के आने वाले 25-26 साल, देश के आने वाले 25-26 साल के बीच बहुत बड़ा तालमेल है, बहुत बड़ी अहमियत है। अपने जीवन में इन वर्षों में सर्वोच्च प्राथमिकता देश को दीजिए, देश की सेवा को दीजिए। विवेकानंद जी कहते थे कि ये सदी भारत की है। इस सदी को, भारत की सदी, हमारी युवा पीढ़ी को ही बनाना है। आप जो भी करिए, जो भी फैसला लीजिए, उसमें जरूर सोचिए कि इससे देश का क्या हित होगा। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे युवाओं को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि भारत के भविष्य का नेतृत्व करें। और आपकी ये जिम्मेदारी देश की राजनीति को लेकर के भी है, क्योंकि राजनीति, पॉलिटिक्स देश में सार्थक बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है। हर क्षेत्र की तरह पॉलिटिक्स को भी युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। नई सोच, नई ऊर्जा, नए सपने, नया उमंग,
देश की राजनीति को इसकी बहुत जरूरत है। साथियों, पहले देश में ये धारणा बन गई थी कि अगर कोई युवक राजनीति की तरफ रुख करता था तो घर वाले कहते थे कि अब बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि राजनीति का मतलब ही बन गया था झगड़ा, फसाद, लूट, खसोट, भ्रष्टाचार, न जाने क्या क्या लेबल लग गए थे। लोग कहते थे कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन सियासत नहीं बदल सकती। लेकिन आज आप देखिए, आज देश की जनता, देश के नागरिक इतने जागरूक हुए हैं कि राजनीति में वो ईमानदार लोगों के साथ खड़े होते हैं, ईमानदार लोगों को मौका देते हैं। देश की सामान्य जनता ईमानदार, समर्पित, सेवाभावी राजनीति में आए हुए लोगों के साथ डट करके खड़ी रहती है। ऑनेस्टी और परफॉर्मेंस आज की राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है, और देश में जो जागरूकता आई है ना, उसने ये दबाव पैदा किया है। भ्रष्टाचार जिनकी लीगेसी थी, उनका भ्रष्टाचार ही आज उन पर बोझ बन गया है, और ये देश के सामान्य नागरिक की जागरूकता की ताकत है। वो लाख कोशिशों के बाद भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं। देश अब ईमानदारों को प्यार दे रहा है, ईमानदारों को आशीर्वाद दे रहा है, ईमानदारों के साथ अपनी ताकत खड़ी कर देता है, अपना विश्वास दे रहा है। अब जनप्रतिनिधि भी ये समझने लगे हैं कि अगले चुनाव में जाना है तो सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए, कामों का हिसाब पुख्ता होना चाहिए। लेकिन साथियों, कुछ बदलाव अभी भी बाकी है, और ये बदलाव देश के युवाओं को, आपको ही करने हैं। लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा दुश्मन पनप रहा है, और वो है राजनीतिक वंशवाद। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं, लेकिन राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार, जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का ही है। साथियों, ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में एक नए रूप के तानाशाही के साथ ही देश पर अक्षमता का बोझ भी बढ़ा देता है। राजनीतिक वंशवाद नेशन फर्स्ट के बजाय सिर्फ मैं और मेरा परिवार, इसी भावना को मजबूत करता है। ये भारत में राजनीतिक और सामाजिक करप्शन का भी एक बहुत बड़ा कारण है। वंशवाद की जगह से आगे बढ़े लोगों को लगता है कि अगर उनकी पहले की पीढ़ियों के करप्शन का हिसाब नहीं हुआ तो उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो अपने घर में ही इस प्रकार के विकृत उदाहरण भी देखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का कानून के प्रति न सम्मान होता है, न कानून का उनको डर भी होता है। साथियों, इस स्थिति को बदलने का जिम्मा देश की जागरूकता पर है, देश की युवा पीढ़ी पे है, और राष्ट्रयाम जागरयाम व्यायाम इसी मंत्र को लेकर के जीना है। आप
राजनीति में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेना पाना बनने के इरादे से नहीं, कुछ कर गुजरने के इरादे से आइए। आप अपनी सोच, अपने विजन को लेकर आगे बढ़े, एक साथ मिलकर के काम करें, जुट करके काम करें, डट करके काम करें। याद रखिएगा, जब तक देश का सामान्य युवा राजनीति में नहीं आएगा, वंशवाद का ये जहर इसी तरह हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता रहेगा। इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका राजनीति में आना जरूरी है। और ये जो लगातार हमारे युवा विभाग के द्वारा मॉक संसद के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, देश के विषयों पर युवा मित्र मिलकर के चर्चा करें, देश के युवाओं को भारत के सेंट्रल हॉल तक लाया जाए, इसके पीछे मकसद भी यही है कि देश की नई युवा पीढ़ी को हम तैयार करें, ताकि वो हमारे साथ आने वाले दिनों में देश का नेतृत्व करने के लिए आगे आए, आगे बढ़े। आपके सामने स्वामी विवेकानंद जैसा महान मार्गदर्शक है। उनकी प्रेरणा से आप जैसे युवा राजनीति में आएंगे तो देश और भी मजबूत होगा। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को एक और बहुत महत्वपूर्ण मंत्र देते थे। वो कहते थे, किसी आपदा या परेशानी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उस आपदा से ली गई सीख। आपने उसमें से क्या सीखा? हमें आपदाओं में संयम की भी जरूरत होती है, साहस की भी जरूरत होती है। आपदा हमें ये सोचने का भी अवसर देती है कि जो बिगड़ा है हम वही दोबारा बना लें या नए सिरे से एक नए निर्माण की नींव रखें। कई बार हम एक संकट, किसी आपदा के बाद कुछ नया सोचते हैं तो फिर देखते हैं कि उस नई सोच ने कैसे पूरा भविष्य बदल दिया। आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा। मेरा मन करता है कि आज एक अनुभव मैं आपके सामने जरूर आपके सामने रखूं। 2001 में जब गुजरात के कच्छ में भूकंप आया था तो कुछ ही पल में सब कुछ तबाह हो गया था। पूरा कच्छ एक प्रकार से मौत की चादर ओढ़ करके सोया था। सारी इमारतें जमींदोज हो चुकी थी। जो हालत थी उसे देखकर लोग कहते थे कि अब कच्छ हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। इस भूकंप के कुछ महीने बाद मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व निभाने की जिम्मेवारी आ गई। चारों तरफ गूंज यही थी कि अब तो गुजरात गया, अब तो गुजरात बर्बाद हो गया, अब कच्छ बर्बाद, यही सुन रहा था। हमने एक नई अप्रोच के साथ काम किया, एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़े। हमने सिर्फ इमारतें ही फिर से नहीं बनाई, बल्कि प्रण लिया कि कच्छ को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। तब वहां न उतनी सड़कें थी, न बिजली व्यवस्था ठीक थी, न ही पानी आसानी से नहीं मिलता था। हमने हर व्यवस्था सुधारी। हम सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें बनाकर कच्छ तक पानी लेकर गए, पाइपलाइन से पानी ले गए। कच्छ की हालत ऐसी थी कि वहां टूरिज्म के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उल्टा हर साल हजारों लोग कच्छ से पलायन कर जाते थे। अब आज हालत ऐसे हैं कि बरसों पहले कच्छ छोड़कर गए लोग आज वापस लौटने लगे हैं। आज कच्छ में लाखों टूरिस्ट रणोत्सव में आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं।
यानी आपदा में हमने आगे बढ़ने का अवसर खोजा। साथियों, उस समय भूकंप के दौरान ही एक और बड़ा काम हुआ था जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती है। आजकल कोरोना के समय में आप लोग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जिक्र खूब सुनते होंगे। इस दौरान तमाम सरकारी आदेश इसी एक्ट को आधार बनाकर जारी किए गए। लेकिन इस एक्ट की भी एक कहानी है। कच्छ भूकंप के साथ इसका एक रिश्ता है और मैं ये भी शायद आपको बताऊंगा तो आपको खुशी होगी। साथियों, पहले हमारे देश में डिजास्टर मैनेजमेंट ये कृषि विभाग का हिस्सा रहता था, उसी का काम समझा जाता था, क्योंकि हमारे यहां डिजास्टर का मतलब होता था बाढ़ या सूखा। ज्यादा पानी गिर गया तो वो डिजास्टर, ज्यादा पानी कम पड़ गया तो वो डिजास्टर। बाढ़ वगैरह आती थी तो खेती का मुआवजा वगैरह देना, यही काम प्रमुखतः डिजास्टर मैनेजमेंट का होता था। लेकिन कच्छ भूकंप से सबक लेते हुए गुजरात ने 2003 में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। तब देश में पहली बार ऐसा हुआ जब डिजास्टर मैनेजमेंट को कृषि विभाग से लेकर वहां से बाहर निकाल करके गृह विभाग के अंडर में दे दिया गया। बाद में केंद्र सरकार ने 2005 में गुजरात के उसी कानून से सीख लेकर पूरे देश के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया। अब इसी एक्ट की मदद से ताकत से देश ने महामारी के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। आज यही एक्ट हमारे लाखों लोगों की जान बचाने में सहायक हुआ, देश को इतने बड़े संकट से उबारने में आधार बना। इतना ही नहीं, जहां कभी डिजास्टर मैनेजमेंट केवल मुआवजे और राहत सामग्री तक सीमित होता था, उसी भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट से आज दुनिया सीख रही है। साथियों, जो समाज संकटों में भी प्रगति के रास्ते बनाना सीख लेता है, वो समाज अपना भविष्य खुद लिखता है। और इसलिए आज भारत और 130 करोड़ भारतवासी अपना भविष्य, और वो भी उत्तम भविष्य, आज देश के नागरिक खुद गढ़ रहे हैं। आपके द्वारा किया गया हर एक प्रयास, हर एक सेवा कार्य, हर एक इनोवेशन और हर एक ईमानदार संकल्प भविष्य की नींव में रखा जा रहा एक मजबूत पत्थर है। युवा संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। सेंट्रल हॉल में भी बच्चे बैठे हुए हैं और देश के अलग अलग जगह पर प्रधानमंत्री को सुन रहे थे। और प्रधानमंत्री ने आज स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पर आज उनकी अहम बातें बताई। साथ ही साथ राजनीति की अगर बात करें तो साफ कहा कि आज भी जो परिवारवाद और वंशवाद का जहर है राजनीति में, ये युवाओं की जिम्मेदारी है कि उसको खत्म करें।